Topic for today's lecture is Anglo-Norman period, or we may say Anglo-Norman literature. It is also called Middle English literature. It dates back from 1066 to 1350 AD. एंग्लो-नॉर्मन पीरियड या एंग्लो-नॉर्मन लिटरेचर का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है लिटरेचर में, और इसके अलावा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खासकर यूजीसी नेट एग्जाम में इसमें से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। हालांकि इस पीरियड में जो लिटरेचर है वो उसने काफ़ी ग्रोथ नहीं की है, बट फिर भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। एंग्लो-नॉर्मन पीरियड डेट्स फ्रॉम 1066 AD टू 1350 AD। इस पीरियड को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एंग्लो-नॉर्मन पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ। एंग्लो-नॉर्मन पीरियड नॉर्मन कन्क्वेस्ट से स्टार्ट हुआ, जो कि 1066 AD में हुआ था, राइट। ये हम लास्ट लेक्चर में अपने कर चुके हैं, जिसका एंग्लो-नॉर्मन पीरियड को बेसिकली समझने से पहले हमेशा एंग्लो सेक्शन पीरियड को समझ लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो फिर समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो एंग्लो सेक्शन पीरियड को समझने के लिए आप आई बटन से वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए, 11वीं सेंचुरी में एक वॉर हुआ था जिसे हम हेस्टिंग्स वॉर के नाम से जानते थे। ये जो वॉर था विलियम वन और हेरोल्ड गॉडविंसन के बीच में हुआ था। हेरोल्ड गॉडविंसन कौन था? हेरोल्ड गॉडविंसन था एंग्लो सेक्शन पीरियड में जो किंग हुआ करता था इंग्लैंड का, ब्राइटन्स का यानी ब्रिटेन का, उसे हम हेरोल्ड गॉडविंसन के नाम से जानते हैं। और विलियम वन कौन था? ये नॉर्मन किंग का नाम है, जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों के बीच में जो वॉर हुआ था, वहीं से एंग्लो सेक्शन पीरियड का जो एंड था वो स्टार्ट हुआ, और नॉर्मन कन्क्वेस्ट के नाम से इसे जानते हैं, बिकॉज जो नॉर्मेंडी का ड्यूक था, ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी था, यानी कि विलियम वन द कनकरर, ये इस वॉर में जीत गया था, इसीलिए इसे नॉर्मन कन्क्वेस्ट के नाम से जानते हैं। और जैसा कि इसने यहाँ पर विन किया था, तो ये पीरियड नॉर्मन पीरियड के नाम से जाना जाता है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से जाना जाता है। William I the Conqueror introduced the Norman period in England. This brought many changes in the language of England. French became the prominent language of the England from this period. इस पीरियड में फ्रेंच जो थी वो इंग्लैंड की प्रोमिनेंट लैंग्वेज बन गई, खासकर जो अपर क्लास पीपल थे वो इस लैंग्वेज को बोलने लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। द नॉर्मन्स। अब ये नॉर्मन्स कौन थे? नॉर्मन जो है वो नॉर्थ मैन का एक शॉर्ट फॉर्म है। बेसिकली ये पीपल स्कैंडिनेविया से थे। ये पीपल नॉर्थ फ्रांस से थे, मिडिल पीरियड से बिलोंग करते थे, और ये वाइकिंग इन्वेडर्स और लोकल रोमन गैलिक और फ्रेंच पीपल की एक मिक्स सिविलाइजेशन के तौर पर ये उभरे थे। It came into existence during the beginning of 10th century and encountered many changes with time. इन लोगों का जो अस्तित्व था वो 10वीं सेंचुरी से 10th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, और समय के साथ साथ इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। इस रेस में, नॉर्मन रेस में बहुत सारे चेंजेस आए। अब जैसा कि ये बहुत बड़े वॉरियर्स के तौर पर जाने जाते थे, तो और हमने अभी अभी रीड किया कि ये वाइकिंग्स की एक मिक्स सिविलाइजेशन थी, तो जो कि बहुत ही क्रूर सिविलाइजेशन थी। तो ये जहाँ भी गए अपने साथ टेरर को लेकर गए, अपने साथ आतंक को लेकर गए, और जहाँ भी ये जाते थे वहाँ पर टेरर को लेकर जाते थे, विन करते थे, और वहाँ की चीज़ों को बाद में प्लंडर कर लेते थे, लूटपाट करते थे वहाँ पर। लेकिन बाद में इन्होंने कंप्लीट नॉर्दर्न कंट्री को, कंप्लीट नॉर्दर्न इंग्लैंड को कन्कर कर लिया। नॉर्मली होता क्या है, जो भी सिविलाइजेशन, जो भी रेस जीत जाती है, वो अपने सिविलाइजेशन को वहाँ पर बढ़ावा देती है, बट दे अबंडन देयर ओन सिविलाइजेशन एंड अडॉप्टेड द सिविलाइजेशन ऑफ फ्रेंच पीपल। इस तरह से जो नॉर्थ और फ्रेंच पीपल की एक यूनियन थी, उन्होंने एक ऐसी रेस को प्रोड्यूस किया जिनके अंदर फर्स्ट यानी नॉर्थ मैन की एनर्जी थी, और फ्रेंच पीपल की इमेजिनेशन थी, जिसकी वजह से 3 बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ पर उपस्थित हुई। पहला क्या था? लाइवली कैल्टिक डिस्पोजिशन। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव लेटिन सिविलाइजेशन। लेटिन सिविलाइजेशन का बहुत प्रोग्रेस हुआ वहाँ पर। और थर्ड था रोमेंस लैंग्वेज। रोमेंस लैंग्वेज भी यहाँ पर उभर कर सामने आई थी। अब रोमेंस लैंग्वेज है क्या? रोमेंस लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसका बेस लेटिन होता है, ठीक है, लेटिन पर आधारित भाषा है ये। लेकिन ये क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर नहीं है, बल्कि कि लेटिन स्पोकन इन द मिलिट्री कैंप्स एंड प्रोविंसेस। मिलिट्री कैंप और प्रोविंसेस में बोली जाने वाली जो लेटिन लैंग्वेज थी, उसे रोमेंस लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो 3 चीज़ें इनके साथ
जैसे जैसे जो नॉर्मन्स थे उनके जीतने की वजह से, उनके यहाँ पर शासन करने की वजह से 3 चीज़ें आई। पहला क्या था? केल्टिक डिस्पोजिशन, दूसरा लेटिन सिविलाइजेशन का प्रोग्रेशन, और थर्ड क्या था? रोमांस लैंग्वेज यानी कि लेटिन जिसका आधार था। अब हम डिस्कस करते हैं उस कन्क्वेस्ट को जिसकी वजह से जो नॉर्मन पीपल थे उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर अपना शासन कर लिया। एंग्लो सेक्शन किंग जिसका नाम क्या था? हेरोल्ड गॉडविनसन, वो बैटल में, इस बैटल में हार गए। कौन सी बैटल में? इसे हम हेस्टिंग्स की बैटल के नाम से जानते हैं, जो कि 1066 एडी में हुई थी। अब हेरोल्ड गॉडविनसन यानी कि जो एंग्लो सेक्शंस थे वो इस युद्ध में हार गए, तो जीता कौन? ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी यानी कि विलियम द कनकरर के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, विलियम द कनकरर यानी कि विलियम द विजेता, इसे हम इस नाम से जानते हैं। ये इस टाइम पर जीत गया था। अब इस बैटल का रिजल्ट क्या हुआ? एक तो क्या हुआ, जो नॉर्मन्स थे वो किंग बन गए, अब जो एंग्लो सेक्शंस थे वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई और ज़्यादा चेंजेस इस बैटल की वजह से आए। वो क्या थे? प्रैक्टिकल आइडियल्स एंड कल्चर ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। रोमन सिविलाइजेशन के जो प्रैक्टिकल आइडियाज़ थे और कल्चर थे, उन्होंने इंग्लैंड के पीपल के बीच में, यानी इंग्लैंड की जनता के बीच में अपना प्रोमिनेंट स्थान बना लिया। दे फोर्स्ड अपॉन इंग्लैंड नेशनल आइडिया। नॉर्मन्स ने इंग्लैंड के ऊपर नेशनल आइडिया जैसा जो विचार था उसको थोपा। ठीक है, एक नेशनल आइडिया वहाँ पर विकसित हुआ। अब जो एंग्लो सेक्शंस थे, नॉर्मन्स से जो पहले थे, उनकी जो अथॉरिटी थी, उनकी जो सत्ता थी वो काफ़ी लूज थी, ढीली ढाली सत्ता होती थी। ठीक है, अधिकार जो थे वो ढीले ढाले होते थे। लेकिन नॉर्मन्स ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का विकास किया। साथ ही साथ ये नई लैंग्वेज और नई लिटरेचर लेकर आए, और इस नई लैंग्वेज को और नए लिटरेचर को, दोनों को हमारी इंग्लिश लैंग्वेज ने, मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज ने अपने अंदर बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया। बहुत सारे वर्ड्स हैं आज भी इंग्लिश के अंदर जो फ्रेंच लैंग्वेज से लिए गए हैं, और बहुत सारा लिटरेचर तो है ही इंग्लिश में जो कि फ्रेंच पर आधारित है। तो इस तरह से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज ने इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। राइट। अब जो ये नॉर्मन्स थे और जो सेक्शंस थे, नॉर्मन्स कौन थे? जो अब जीत चुके थे, और सेक्शंस कौन थे? जो हार चुके थे। इससे पहले जो पीरियड से बिलोंग करते थे, एंग्लो सेक्शन पीरियड, जिसे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से जानते हैं, वो कौन थे? सेक्शंस थे। इनके बीच में युद्ध के बाद, नॉर्मन्स के किंग बनने के बाद जो पहला रिश्ता रहा वो था मास्टर्स और सर्वेंट्स का रिश्ता। ठीक है, और जैसा कि इनके बीच में ये मास्टर्स और सर्वेंट्स का रिश्ता था, तो इन दोनों के बीच में आपसी कंटेम्प्ट और हेटर्ड थी, एक दूसरे से नफरत करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास हुआ, इन दोनों की पोजीशन के अंदर काफ़ी चेंज आया, और दोनों के अंदर एक स्टेडफास्ट फ्रेंडशिप का जो विकास था वो होने लगा, जिसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे की कमियों को पूरा करना प्रारंभ कर दिया। अब लिटरेरी आइडियल्स ऑफ द नॉर्मन्स के लिटरेरी आइडियल्स क्या थे? द चेंज इन द लाइफ ऑफ द कनकरर्स फ्रॉम नॉर्थमैन टू नॉर्मन। जो कनकरर थे वो नॉर्थमैन, पहले किस नाम से जानते थे हम उन्हें? नॉर्थमैन के नाम से जानते थे। लेकिन नॉर्थमैन थे ये क्या बन गए? नॉर्मन्स बन गए। ठीक है, तो नॉर्थमैन से नॉर्मन्स बनना, वाइकिंग से फ्रेंचमैन बनने का जो इनका ये टाइम था, इसकी वजह से लिटरेचर के अंदर, इंग्लैंड के लिटरेचर के अंदर बहुत सारे स्पष्ट प्रभाव दिखाई दिए। ठीक है, ट्रेजिक स्ट्रगल ऑफ मैन एंड गॉड। पहले जो एंग्लो सेक्शन पीरियड था उसके अंदर देवी देवताओं के, इंसान के, डेमन्स के जो ट्रेजिक स्ट्रगल थे उन्हें दिखाया जाता था। लेकिन नॉर्मन लिटरेचर से ये पूरी तरह से गायब हो गई। इस टाइम का जो लिटरेचर था, उस टाइम में रिलीजियन, लव, शिवेलरी, ठीक है, लव, शिवेलरी और जो मेट्रिकल रोमांसेस थे, इस तरह का लिटरेचर अस्तित्व में आने लगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लिटरेचर ऑफ नॉर्मन पीरियड। अभी हमने डिस्कस किया कि इस टाइम का लिटरेचर कैसा था। इस टाइम का लिटरेचर अपने आप में काफ़ी विकसित था, और ये अपने साथ क्या लेकर आया था? मेट्रिकल रोमांसेस, शिवेलरी, लव जैसी और रिलीजन जैसी थीम्स को लेकर आया था। इन सभी को, चाहे ये एडवेंचरस होती थी या नॉर्मल स्टोरीज होती थी, लेकिन इन सभी को कैसे लिखा जाता था? रोमांटिक स्टाइल में लिखा जाता था।
अब अगर नॉर्मन पीरियड के लिटरेचर की बात की जाए तो इसमें एक नाम बहुत ही प्रोमिनेंट है, वो है जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ। जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ 1154 एडी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने हिस्टोरिया रिज्म ब्रिटानिया नाम की एक बुक लिखी जिसका जो महत्व है वो लिटरेचर के तौर पर ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसे एक सोर्स बुक के तौर पर पढ़ा जा सकता है। इसे एक सोर्स बुक के तौर पर कैसे पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें इस बुक के अंदर, जैसा कि इसका नाम है हिस्टोरिया रिज्म ब्रिटानिया, तो इस बुक में जॉफ्री मॉनमाउथ ने 4 सक्सेसिव जो कन्क्वेस्ट थे ब्रिटेन के, उन्हें रिकॉर्ड किया है। जॉफ्री मॉनमाउथ एक वेल्श मंक थे और इन्होंने अपनी ये जो लीजेंड्स थी इन 4 कन्क्वेस्ट से ही इकट्ठा की थी और हिस्ट्री के साथ साथ अपनी इमेजिनेशन को भी इसके अंदर मिला दिया था और इस तरह से इमेजिनेशन और रियलिटी को मिक्स करके इसने ब्राइटन की एक हिस्ट्री क्रिएट की थी। अब ये जो हिस्ट्री थी इमेजिनेशन के मिक्स हो जाने की वजह से कहा जाता है कि इट वाज नॉट वेरी वैल्यूएबल बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल एट द टाइम एंड मेड ऑल हु हर्ड इट were the Normans or sections proud of their own country। मतलब ये हिस्टोरिकल तौर पर एक बहुत ही रिलायबल सोर्स नहीं था, लेकिन फिर भी चाहे एंग्लो पढ़ते, एंग्लो सेक्शंस पढ़ते इसको, चाहे नॉर्मन्स पढ़ते, उन्हें अपनी कंट्री के ऊपर बहुत ही प्राउड फील होता था। इस तरह से इसे लिखा गया था। शेक्सपियर का किंग लियर, मैलरी का मॉल्ट द आर्थर एंड टेनिसन की बुक आइडियल्स ऑफ द किंग, ये तीनों के तीन जो वर्क थे ये इस मंक यानी कि जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ के वर्क के ऊपर आधारित थे। जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ ने अपनी ये बुक या जो दूसरे वर्क थे उन्हें लेटिन प्रोस में लिखा, लेटिन लैंग्वेज में लिखा और प्रोस स्टाइल में लिखा। राइट, जो जॉफ्री की लेटिन हिस्ट्री थी, ये जो जॉफ्री ने लिखा ये किस लैंग्वेज में लिखा था? लेटिन लैंग्वेज में लिखा था और इस लेटिन लैंग्वेज को बाद में गाइमर ने फ्रेंच वर्ड्स के अंदर ट्रांसलेट कर दिया। इसके अलावा इंग्लिश राइमिंग क्रॉनिकल्स भी वहाँ पर लिखी गई थी इस टाइम में। लेमेंस गुट नाम की ये जो बुक है इसे 1200 सेंचुरी में लिखा गया था। ठीक है, 1200 सेंचुरी में इसको लिखा गया था। अब ये जो 1200 सेंचुरी में इसे लिखा गया था, ये इंग्लिश राइमिंग क्रॉनिकल्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक थी। लेमैन ऐसे मतलब व्यक्ति थे जिन्होंने कि इंग्लिश मैन के बारे में लिखा और इंग्लिश मैन के लिए ही लिखा, मतलब ब्रिटेन के लिए लिखा और ब्रिटेन के बारे में लिखा, इंक्लूडिंग इन द टर्म ऑल हु लव्ड इंग्लैंड एंड कॉल्ड इट होम। और इसने इंग्लैंड को अपना घर माना। इससे लेकिन कोई फ़र्क इनको नहीं पड़ता था कि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो यहाँ से बिलोंग नहीं करते थे। इस बुक को लिखने से पहले लेमैन ने काफ़ी सारी बुक्स को रीड किया और स्पेशल तौर पर उन्होंने कौन कौन सी बुक्स को देखो रीड किया। उन्होंने रीड किया एक इंग्लिश बुक को जो सेंट बेड के द्वारा लिखी गई थी, एक लेटिन बुक को जो सेंट एल्बियन के द्वारा लिखी गई थी और थर्ड बुक जो उन्होंने पढ़ी वो थी एक फ्रेंच बुक थी, एक क्लर्क के द्वारा लिखी गई थी जिस क्लर्क का नाम था वेस। ठीक है, इन तीनों बुक्स को पढ़कर उसने इन तीनों बुक्स को लिखना शुरू कर दिया और एक कंप्लीट बुक लिखी इन तीनों को मिलाकर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो बुक थी ये लेमेंस ब्रूट के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा इस टाइम पर जो बुक्स लिखी गई थी, इन बुक्स के साथ साथ मेट्रिकल रोमांसेस भी थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते थे। मेट्रिकल रोमांसेस होते हैं लव, शिवेलरी और रिलीजियन पर आधारित। ये तीनों ही जो क्वालिटीज़ हैं, लव, शिवेलरी और रिलीजियन, तीनों ही लिटरेरी आइडियल्स मानी जाती हैं मेट्रिकल रोमांसेस के लिए। नॉर्मन्स अपने साथ इंग्लैंड में इस तरह के जो रोमांसेस थे, मेट्रिकल रोमांसेस को लेकर आए थे। मेट्रिकल रोमांसेस का यहाँ मतलब रोमांस थीम नहीं है, बल्कि हो सकता है कि ये एडवेंचर पर आधारित हो, बट इन्हें किस टाइप में लिखा जाता था? रोमांटिक वे में लिखा जाता था। So popular did it become, so thoroughly did it express the romantic spirit of the time। और मेट्रिकल रोमांसेस ने इस टाइम की जो रोमांटिक स्पिरिट थी उन्हें बहुत ही डीपली एक्सप्रेस भी किया, बहुत ही शानदार ढंग से इन्हें एक्सप्रेस किया। और ये मेट्रिकल रोमांसेस इतने ज़्यादा शानदार ढंग से लिखे गए थे कि उस टाइम के सभी लिटरेरी जो फॉर्म्स थी उनको इसने ओवरशैडो कर लिया, ढक लिया, अपने नीचे ढक लिया। मतलब बाकी जितनी भी राइटिंग्स थी
वो सारी इससे पीछे रह जाती थी। मैट्रिकल रोमांसेस जो थे वो अपने फॉर्म्स के अंदर काफ़ी फॉर्म्स में और सब्जेक्ट मैटर में काफ़ी अलग थे। मैट्रिकल रोमांसेस रैम्बलिंग पोएम थी या पोएम्स की सीरीज़ थी जो कि लव और नाइटली एडवेंचर जैसी दोनों थीम से डील करती थी। इस तरह के रोमांसेस के अंदर जो नाइट था वो एक हीरो नाइट होता था और इसके जो कैरेक्टर थे वो फेयर लेडीज़ होती थी जो कि डिस्ट्रेस में दिखाई जाती थी। इनके अलावा वॉरियर्स जो कि अलग अलग आर्मोर के अंदर होते थे, जायंट्स, ड्रैगन्स, एन्चेंटर्स, वेरियस एनिमीज ऑफ चर्च एंड स्टेट इसके कैरेक्टर्स के तौर पर वर्णित किए जाते थे। नेक्स्ट जो बुक है जो इस टाइम पर लिखी गई थी वो थी सर गैविन एंड ग्रीन नाइट। सर गैविन एंड ग्रीन नाइट एक रीडिंग के लिए इस टाइम की काफ़ी अच्छी बुक है जिसके लिए काफ़ी सारे रीजंस भी हैं। इसे मैट्रिकल फॉर्म में लिखा गया था। इसको लिखने के लिए फ्रेंच सोर्स को ही यूज़ किया गया था। सर गैविन एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है फ्रेंच और सेक्शन एलिमेंट्स का। सर गैविन एक स्टोरी के ऊपर आधारित है जो कि आर्थर और उसके नाइट्स पर आधारित है। यहाँ पर जो स्टोरी है वो न्यू ईयर डे से स्टार्ट होती है जिस टाइम पर आर्थर अपने नाइट्स के साथ यल्टाइड फीस्ट में इन्वॉल्व होता है। ये यल्टाइड फीस्ट कैमलेट नाम की एक प्लेस पर रखा जाता है। उसी टाइम वहाँ पर एक गिगेंटिक नाइट आता है जो कि ग्रीन ड्रेस के अंदर होता है, ग्रीन रंग के कपड़ों में होता है वो, और वो हॉर्स बैक पर आता है। वो चैलेंज करता है कि यहाँ पर जो भी ब्रेवेस्ट नाइट है इस टाइम पर वो उसके साथ ब्लोज को एक्सचेंज करे यानी प्रहार को एक्सचेंज करे, और पहला जो प्रहार है वो ब्रेवेस्ट नाइट करेगा और उसी बैटल से, उसी एक्स से करेगा, उसी कुल्हाड़ी से करेगा जो कि उसके खुद के पास है, और फिर रिटर्न जो ब्लो है उसके लिए वो तैयार रहे। इस तरह की ये कहानी है। और यहाँ पर जो ब्रेवेस्ट नाइट है वो कौन है? सर गैविन है जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फाइनली ग्रीन नाइट उसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद एक बहुत ही लंबी एडवेंचरस जर्नी पर भेज देता है। इस तरह की ये कहानी है। नेक्स्ट है द पर्ल। द पर्ल भी सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट नाम की बुक से ही ली गई एक स्टोरी है। सर गैविन नाम की जो स्टोरी है उसी मैन्युस्क्रिप्ट में ये पोएम लिखी गई थी द पर्ल। द पर्ल के अलावा यहाँ लिखी गई थी क्लीननेस एंड पेशेंस। 3 रिमार्केबल पोएम्स थी जिन्हें 1350 एडी में इसी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा गया था। द पर्ल नाम की पोएम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है इन तीनों पोएम्स में, और ये अपने ट्रांसलेटर और एडिटर का नाम अपने साथ बियर करती है जिसका नाम है रिचर्ड मॉरिस। पेशेंस बुक ऑफ जोना से की गई एक पैराफ्रेज है। क्लीननेस हमें बाइबल स्टोरीज के मॉरल्स से अवगत कराती है। इसके अलावा पर्ल नाम की जो स्टोरी है वो इंटेंसली ह्यूमन और रियलिस्टिक पिक्चर है एक फादर के दुख की। ये जो पोएम है द पर्ल ये एक फादर के उस दुख को सिंबलाइज करती है जो कि अपनी लिटिल डॉटर मार्गरेट के लिए दुखी है। यहाँ वो लिखता भी है कि माई प्रीशियस पर्ल विदाउट एन स्पॉट, मेरी प्रीशियस पर्ल बिना किसी स्पॉट के। इट इज़ द सैडेस्ट ऑफ ऑल आर अर्ली पोएम्स। पर्ल नाम की ये जो पोएम है ये हमारी पुरानी पोएम्स में से, अर्ली पोएम्स में से सबसे ज़्यादा सैडेस्ट पोएम है। यहाँ पर एक फादर अपनी लिटिल डॉटर की ग्रेव पर होता है और अपने विचारों को यहाँ पर वो उपस्थित करता है। इसके अलावा इस टाइम पर एक और बुक लिखी गई जिसका नाम था ओम्स और मूलम। ओम्स और मूलम ब्रूट के लेमन्स ब्रूट के बाद जल्दी ही इसके बाद लिखी गई थी, और ये गॉस्पल्स की एक पैराफ्रेज है। ये कैडमन्स के पैराफ्रेज के ऊपर आधारित है, उसी स्टाइल में इसे लिखा गया है, लेकिन कैडमन का जो पोइटिक फायर और ओरिजिनलिटी है वो इस बुक से पूरी तरह से एब्सेंट है। इसके अलावा एक और बुक कर्सर मंडी जिसे 1320 एडी में लिखा गया था, 1320 सेंचुरी में लिखा गया था। ये एक लॉन्ग पोएम है और मैट्रिकल रोमांसेस की तरह से है। ये बाइबल की हिस्ट्री को शो करती है एंड डील्स विद और हमें बताती है कि किस तरह से जो गॉड है वो क्रिएशन से लेकर डूम्सडे तक मैन से किस तरह से डील करता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है जो मिरेकल प्ले के जो साइकिल है उनके पैरेलल चलती है। इसके अलावा लग्जरी लैंड नाम की जो पोएम है
वो एक की इंस्पायर है उस टाइम के मंक्स के ऊपर और मॉनेस्ट्री या रिलीजियन के ऊपर। द आउल एंड द नाइटिंगेल इस टाइम की बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है। आउल एंड द नाइटिंगेल एक डिबेट पोएम के नाम से हम इसे जानते हैं। ये एक लॉन्ग डिबेट पोएम है जो कि दो बर्ड्स के बीच में है, एक आउल के और दूसरा नाइटिंगेल के। जो आउल है यहाँ पर वो गे साइड ऑफ लाइफ की गे साइड को खुशनुमा साइड का प्रतीक है, और उसी तरह से जो नाइटिंगेल है वो लाइफ के लो और मोरल का प्रतीक है, यानी कि लाइफ के हार्डर पक्ष का ये प्रतीक है। इसके अलावा एक बुक लव रॉन बाय थॉमस डी हेल्स को इस टाइम पर लिखा गया था। लव रॉन यानी कि लव र्यून्स, लव पोएम के नाम से ये एक बुक है जिसे कि थॉमस डी हेल्स के द्वारा लिखा गया था। And in this video we have discussed Anglo-Norman period and its literature in detail, but in next lecture we will discuss Owl and the Nightingale and Sir Gawain and the Green Knight, both poems in a complete detailed manner. So keep watching and be with us, and to support us you can subscribe, share and like our channel.